कल मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था आपका सॉल्यूशन के बारे में, उसी से सेकंड पार्ट को देखते हुए आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट में भी इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ा रहे हैं हम इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। मूल प्रभास, किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, अतः विलेय तथा विलायक दोनों के ही मूल प्रभाज की गणना की जा सकती है। मूल प्रभाज कहलाता है विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय का मूल बटे विलयन का के कुल मूल। ये समझ में आया इसकी डेफिनेशन। दूसरा है बी पार्ट इसका भार प्रभाज। मूल प्रभाज के समान ही विलयन के घटकों का भार प्रभाज ज्ञात किया जाता है। किसी विलयन के एक घटक का भार प्रभाज इस घटक के भार को विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के भारों को योग से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी प्रभाज भाग में इसको भाग देने, इसके घटकों की संख्या को अगर इससे हम जब डिवाइड करते हैं तो भार प्रभाज कहलाता है। इसी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम? किसी ताप विशेष पर गैसों की द्रव्य विलायकों के निश्चित आयतनों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि इस ताप पर गैस तथा द्रव्य के बीच साम्यावस्था स्थापित हेनरी का नियम कहलाता है। आप समझ रहे हो, हेनरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बारे में एक नियम बनाया था। इसी के तहत मैंने इसकी डेफिनेशन एक नंबर की बोर्ड परीक्षा में आती है। दूसरा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? क्या है? निश्चित ताप पर किसी विलयन के एक घटक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस घटक के मूल प्रभाज व शुद्ध अवस्था में उस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि मनुष्य के फेफड़े क्या हेनरी के नियम का पालन करते हैं? बिल्कुल देखिए, समझना बड़े ढंग से। मनुष्य के फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण मनुष्य द्वारा, समझ रहे हो, मनुष्य के फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण मनुष्य द्वारा सांस लेने पर बढ़े हुए ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण होता है। अगर मनुष्य जब सांस लेता है ना तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण होता है। यह ऑक्सीजन लंग्स में हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन का ऊतक माने टिश्यू में आंशिक दाब कम होता है, अतः ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करती है जो सेल को क्रियान्वित करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसी संबंधित है हमारा ये परासरण, जिसको कहते हैं OSMOSI, ऑस्मोसिस। परासरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण क्या है? यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए दो विलयनों में से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकल कर पहुंचते हैं, परासरण कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से संबंधित है वह झिल्ली जो किसी विलायक के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, वह झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से निकलने देती है, विलायक के अणुओं को ही अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये कंसंट्रेशन है सांद्र है कॉपर सल्फेट, ये डाइल्यूट है तनु है कॉपर सल्फेट, ये सेमी पेपर मेम्ब्रेन है। और ये इधर से इधर आएगा और ये जो सांद्र था तनु बनेगा, इसके बाद सेमी पेपर मेम्ब्रेन से होते हुए ये डाइल्यूट कॉपर सल्फेट बन जाएगा। दूसरा है यदि किसी अंगूर या किशमिश को शुद्ध जल में डुबो कर रखते हैं तो वह थोड़ा फूल जाती। इसका कारण यह है कि शुद्ध जल से उसके
उसके परमाणु किशमिश या अंगूर के छिलके से होते हुए उसके अंदर के द्रव्य में चले जाते हैं, परासरण क्रिया होती है। यदि वही अंगूर किशमिश नमक के सांद्र विलयन में डुबो कर रखते हैं तो वह सिकुड़ जाते हैं, यही क्योंकि नमक का विलयन अंगूर या किशमिश के रस से अधिक सांद्र है। इस प्रकार अंगूर या किशमिश का छिलका अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। आपको समझ में आएगा। ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, माता पिता की सेवा करिएगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा और कोरोना वायरस से बहुत दूर रहिएगा। धन्यवाद।